हेलो स्टूडेंट्स। तो चलिए शुरू करते हैं। तो लास्ट क्लास में बेटा हम लोगों ने स्टडी किया था कि अगर हम लोगों को एक्यूरेटली मोलर मास ऑफ सोल्यूट फाइंड करना है तो वहाँ पर ना तो कोई एसोसिएशन होनी चाहिए सोल्यूट पार्टिकल्स की, ना ही कोई डिसोसिएशन होनी चाहिए। ठीक है। तो फिर उसमें एक बात ये आई थी कि अगर वहाँ पर एसोसिएशन या डिसोसिएशन होती है तो हम लोग जो है एक्यूरेट मोलर मास जो कैलकुलेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ वांट ऑफ फैक्टर। तो अब हमने वांट ऑफ फैक्टर के बारे में स्टडी करना है। ठीक है। तो वांट ऑफ फैक्टर इट इज़ डिनोटेड बाई आई। ठीक है। केमिस्ट्री में हम अपने इस प्रेजेंट यूनिट में इसको आई से रिप्रेजेंट करेंगे। हाँ, अब आई से रिलेटेड कुछ एक फैक्ट है, पहले उनकी बात कर लेते हैं फिर आगे चलते हैं। तो फर्स्ट जो इसका फैक्ट है वो ये है कि फॉर सोल्यूट विच डू नॉट अंडरगो एसोसिएशन और डिसोसिएशन, उसके लिए आई क्या होगा, दैट इज इक्वल टू 1 होगा। तो मतलब ये ऐसा सोल्यूट है जिसमें ना तो कोई एसोसिएशन हो रही है ना ही कोई डिसोसिएशन हो रही है, तो उसके लिए आई का वैल्यू क्या होगी, दैट इज इक्वल टू 1। नेक्स्ट वन, फॉर सोल्यूट अंडरगोइंग डिसोसिएशन, जिनके केस में डिसोसिएशन होगी, ठीक है, उनके लिए जो आई होगा दैट इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। ठीक है। तो जिनके केस में डिसोसिएशन होगी, ठीक है, उन सोल्यूट में जो आई होगा दैट इज ऑलवेज ग्रेटर देन द 1। ठीक है। आई की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी, 4 होगी, इस तरह से कुछ भी हो सकता है। ठीक। थर्ड कंडीशन, दैट इज फॉर सोल्यूट अंडरगोइंग एसोसिएशन, ऐसे सोल्यूट जिनमें एसोसिएशन होती है तो उनके केस में जो आई होगा दैट इज ऑलवेज लेस देन 1, और आई इज ऑलवेज लेस देन 1। ठीक। तो ये तीन तरह के सोल्यूट्स हमारे पास होंगे। ठीक है। एक सोल्यूट जिसमें ना तो कोई एसोसिएशन हो रही है ना ही कोई डिसोसिएशन हो रही है, ठीक है, उसके लिए आई इज इक्वल टू 1 होगा। और मोस्टली ये कैसा सोल्यूट होते हैं, दीज आर नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स, कोवलेंट मॉलिक्यूल होते हैं। और ये जो दोनों हैं जिनमें एसोसिएशन भी हो रही है और डिसोसिएशन भी हो रही है, ठीक है, इनका जो टाइप है दैट इज दीज आर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट टाइप, ये इलेक्ट्रोलाइट टाइप के होते हैं। ठीक है। एसोसिएशन वाला भी और डिसोसिएशन वाला भी। ओके। तो ये पॉइंट हो गया हमारा यहाँ पर इस तरह से। अब इसी को थोड़ा सा हम लोग समझते हैं कि किस तरह से हम लोग वांट ऑफ फैक्टर आई को फाइंड कर सकते हैं। एक तो बेटा इसमें यह है कि आप लोगों को सोल्यूट का फॉर्मूला दिया हुआ है। ठीक है। सोल्यूट का आप लोगों को फॉर्मूला दिया, वहाँ से उसका आई फाइंड कर सकते हैं। कैसे? फॉर एग्जाम्पल मेरे पास सोल्यूट होने दिया हुआ NaCl, दिस इज अ सोल्यूट। तो NaCl आप लोगों को पता है कि जब हम लोग इसको वाटर में डिजोल्व करते हैं तो वाटर में डिजोल्व होने के बाद जो ये NaCl है, सोडियम क्लोराइड जो है, ये आयनाइज होता है इन द Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव। तो Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयन की फॉर्म में ये आपका आयनाइज हो जाएगा। तो एक मॉलिक्यूल ने आगे दो आयन्स हम लोगों को दिए, तो इस केस में जो आई होगा, वांट ऑफ फैक्टर आई जो होगा दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ आयन्स प्रोड्यूस, दैट इज इक्वल टू 2। तो यहाँ पर जो आई फैक्टर है, वांट ऑफ फैक्टर आई है, वो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है। इसी तरह से मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ। लाइक मेरे पास है कैल्शियम कार्बोनेट, इसको आयनाइज करूंगा, कैल्शियम 2 पॉजिटिव आयन एंड कार्बोनेट आयन यहाँ पर ये देगा। अब देखा जाए, एक कैल्शियम कार्बोनेट का मॉलिक्यूल था, एक कैल्शियम आयन दिया और एक आपको कार्बोनेट आयन दिया, तो इस केस में भी 2 आयन दिए, तो आई यहाँ पर भी क्या होगा, 2 होगा। ओके। तो ये हो गया। तीसरा इसमें मैं एग्जाम्पल इसमें एक और हम ले सकते हैं, ठीक है, और बढ़िया तरीके से इसको समझने के लिए, दैट इज कैल्शियम क्लोराइड CaCl2। अब देखो, कैल्शियम 2 पॉजिटिव आयन एक इससे ये बनेगा और इसमें क्या बनेगा, 2 Cl नेगेटिव आयंस। और टोटल नंबर ऑफ आयंस यहाँ पर कितने प्रोड्यूस हुए हैं वो चेक कर लो। आई इज इक्वल टू, एक कैल्शियम आयन, दूसरा क्लोराइड आयन, तो टोटल नंबर ऑफ आयंस कितने प्रोड्यूस हो गए, यहाँ पर 3 हो गए। ठीक है। तो इस तरह से हम लोग जो है इनमें फाइंड कर सकते हैं कि आपका आफ्टर डिसोसिएशन कितने आयंस प्रोड्यूस हो रहे हैं, जितने आयंस यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहे हैं वो आपका वांट ऑफ फैक्टर आई हो जाता है। ठीक। बट ये तभी आप लोग पता कर सकते हो जब आप लोगों को इस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल का फॉर्मूला पता हो। ठीक। अब सेकंड पॉइंट, इसमें एक मैं और एग्जांपल ले रहा हूँ। लाइक मेरे पास मॉलिक्यूल है, देखो K4FeCN6 ये मॉलिक्यूल है। अब एक चीज़ ये समझो, जो इस तरह से स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखा होता है, ठीक है, कोई भी कंपाउंड का फॉर्मूला इस तरह से स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखा होता है, तो वो जो आपका कंपाउंड होता है वो एक कोऑर्डिनेट कंपाउंड होता है। ध्यान से समझने वाली बात है, इस तरह से स्क्वायर में लिखा हुआ है तो वो एक कोऑर्डिनेट, ये आगे चल के पढ़ने हैं प्रेजेंट इसी क्लास में +2 में, वो एक कोऑर्डिनेट कंपाउंड होता है। ठीक।
और कोऑर्डिनेट कंपाउंड की क्या खासियत है उसको समझते हैं। इसकी खासियत ये है कि स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे जितनी भी स्पीशीज लिखी हुई हैं, दीज डू नॉट अंडरगो डिसोसिएशन। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जितनी भी स्पीशीज लिखी हुई हैं उनमें कोई भी किसी भी तरह की डिसोसिएशन नहीं होती है, ना डिसोसिएशन होती है ना एसोसिएशन होती है। हम यहाँ पे एग्जांपल डिसोसिएशन का ले रहे हैं तो इसलिए मैंने इसको डिसोसिएशन लिख दिया। मतलब स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखी हुई स्पीशीज वो एक सिंगल स्पीशीज की तरह बिहेव करती हैं, ठीक है, सिंगल स्पीशीज की तरह बिहेव करते हैं। इस चीज़ के ऊपर फोकस रखना है। अब जब आप इस कंपाउंड को वाटर में डिजोल्व करोगे, ठीक है, तो ये 4K पॉजिटिव आयन देगा। माइंड में आएगा सर ये कैसे आयनाइज हो रहा है, ये स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर है, जो स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर है वो आयनाइज होगा, जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है वो आयनाइज नहीं होगा, ठीक है। तो ये बाहर है, आयनाइज होगा, 4K पॉजिटिव दे दिया। और क्या दिया इसने दिया हमें FeCN6 चार्ज इसके ऊपर 4 नेगेटिव, जितना ये पॉजिटिव उतना यहाँ पर नेगेटिव होगा। नाउ कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ आयंस। टोटल नंबर ऑफ आयंस कितने हुए यहाँ पर, देखो 4 ये हैं, 1 ये है, तो इस केस में जो आई होगा दैट इज इक्वल टू 5। तो आपको जितने भी कंपटीशन वाले कंसेप्ट्स होंगे उनमें ऐसा एग्जांपल दिया जाता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हम लोगों को थोड़ा कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है कि जो वांडर फैक्टर आई हम लोगों ने कैसे यहाँ पे फाइंड करना है, ठीक है। तो ये आपका इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है इसको, ठीक है। अब नेक्स्ट जो हमने एग्जांपल लेना है वो किसका लेना है जी, एसोसिएशन का। ओके तो बेटा एसोसिएशन में क्या होता है, जैसे हमने एसोसिएशन का एग्जांपल ले लिया। एसोसिएशन में जैसे आपने 2 मॉलिक्यूल लिए थे एसिटिक एसिड के, CH3COOH, इनको क्या हुआ था, ये जाकर वहाँ पर एसोसिएट कर गए थे, ऐसे इन्होंने एक मॉलिक्यूल बना लिया था, ठीक है। ये नंबर मॉलिक्यूल नहीं है, नंबर मॉलिक्यूल आगे लिखा होता है, ये एक मॉलिक्यूल का फॉर्मूला है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है 2 से 1 बन गया, तो इस केस में जो वांडर फैक्टर आई होगा वो आपका हाफ हो जाएगा, ठीक है। और एग्जाम्पल समझाता हूँ, ठीक है। जैसे इस एग्जाम्पल को मैं ऐसे लिख दूँगा, बेटा आपने A2A लिए, ठीक है, वो एसोसिएट हुए, ठीक है। यहाँ पर क्या हुई, एसोसिएशन हुई, वो आपके एसोसिएट हुए, एसोसिएट होने के बाद उन्होंने क्या बना लिया A2, तो इसके लिए आई क्या हो जाएगा 1/2। आपने 3A लिए, इनमें एसोसिएशन हुई, एसोसिएशन के बाद ये A3 बन गया, तो इसमें क्या हो जाएगा 1/3, ठीक है। आपने 4A लिए, या सिंपली मैं इसमें लेता हूँ आपने NA लिए, इससे क्या बन गया AN बन गया, देन I इज इक्वल टू 1/n। तो इस तरह से एसोसिएशन के केस में आप लोग वांडर फैक्टर को फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे ये कैसे एग्जाम्पल से, ये जितने भी आपने एग्जाम्पल स्टडी किए इन सब में आप लोगों को कंपाउंड का फॉर्मूला पता था, ठीक, कि कौन सा आपका कंपाउंड है। नेक्स्ट केस में कंपाउंड का फॉर्मूला आपको नहीं पता हो तब कैसे करना है, एक चीज ये सीखेंगे। दूसरा इसमें क्या सीखना है, जैसे ये आपका एसोसिएट हो रहा है, ये वाला देखो ये एसोसिएट हो रहा है, तो ये एसोसिएशन जो हो रही है ये हम लोग को नहीं पता कि 100% एसोसिएशन हो रही है या उससे कम हो रही है। तो जब आपको एसोसिएशन का परसेंटेज पता ना हो तब हम लोगों ने वांडर फैक्टर आई कैसे फाइंड करना है इसको सीखेंगे, ठीक। एक चीज़ ये, दूसरा इसमें जैसे अपने डिसोसिएशन का एग्जांपल स्टडी किया है, तो डिसोसिएशन में भी जैसे ये आपका Na पॉजिटिव से NaCl से Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव बन रहा है, CaCl2 से Ca2 पॉजिटिव टू Cl नेगेटिव बन रहे हैं। अब ये अगर तो 100% आयनाइज होते हो तब तो I इज इक्वल टू 3 है, अगर 100% आयनाइज नहीं हुआ तो I इज इक्वल टू 3 नहीं होगा, वैल्यू लेस देन 3 होगी, ठीक है। 100% आयनाइजेशन का क्या मतलब है, जैसे आप लोगों ने मान लो एक मॉलिक्यूल इसका लिया या 1 मोल इसका लिया, तो क्या 1 मोल कंप्लीटली 1 मोल ऑफ कैल्शियम आयंस दे रहा है। अगर 1 मोल से 1 मोल कैल्शियम आयंस मिल रहे हैं, 1 मोल से 2 मोल ऑफ क्लोराइड आयंस मिल रहे हैं, तब तो 100% आयनाइजेशन है। अगर उससे कम मिल रहे हैं तब 100% आयनाइजेशन नहीं है। तो उस केस में आप लोग वांडर फैक्टर आई को कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है, लेट अस सी इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके, थैंक यू।